सोशल वेब सीरीज श्रम में जयते में आपका स्वागत है। साथियों, बहुत छोटी सी उम्र में दर्द का एहसास हो गया। घर, आस पड़ोस, समाज में बिखरे हुए दर्द को अपना समझा, मगर शिक्षा को न छोड़ा और 12th तक पढ़ाई की। फिर जीविका के लिए फोटोग्राफी की, ट्रेवलिंग एजेंसी चलाई और प्रॉपर्टी का बिजनेस किया। मगर इस सब के बावजूद घर के माहौल ने समाज सेवा से जोड़ दिया, क्योंकि शायद वो लगभग पैतृक भी था। अपने पिता से जो सीखा वो समाज सेवा का एक गुण था। और फिर पता नहीं कब राजनीति में आ गई। उसी सेवा भाव के आधार पर आप दिल्ली सफाई कर्मचारी आयोग के सदस्य बन गए। लेकिन आपने तब तक और अब तक अपनी ओजस्वी वाणी, अपनी विचारधारा और उसके पीछे समर्पित भाव को बाहर नहीं जाने दिया, उसको संजो के रखा। और इसी आधार पर आज आप एक तेज तर्रार सदस्य की भूमिका में हमारे सामने नजर आते हैं। तो लीजिए, मैं आपका तारुफ कराता हूं दिल्ली सफाई कर्मचारी आयोग के सदस्य श्री रविशंकर जी का। नमस्कार सर। नमस्कार। रविशंकर जी, जैसा कि हमने अपनी भूमिका में कहा कि आपने सामाजिक दर्द को बहुत करीब से देखा समझा है, लेकिन वो दर्द जो आपने देखा समझा, जिससे व्यक्ति व्यथित हो जाता है, दुखित हो जाता है, उस दर्द को आपने अपनी कार्यशीलता में डाल दिया, अपने काम में डाल दिया और दूसरों के दर्द को अपना समझ लिया। ये वो दर्द है या समाज सेवा है? ये दर्द भी है और समाज सेवा है। क्योंकि मैं समाज का बच्चा हूँ। अगर आप स्टार्टिंग से देखें, बाबा साहब का, अपने माता पिता का और समाज का कोई भी कर्ज नहीं उतार सकता। वाह वाह। तो वाल्मीकि समाज का होने के नाते ये जो मुझे पद भार मिला है, तो मेरा फर्ज बनता है, मेरा दायित्व बनता है कि हम अपने समाज के लिए और जो दबे कुचले लोग हैं, क्योंकि बाबा साहब ने उन्हीं के लिए कार्य किया था और उन सबको इस विचारधारा में, भारत की विचारधारा में जोड़ने का कार्य किया था। तो मुझे अगर ये पद मिला है तो क्यों ना मैं अपने समाज के लिए भी मर मिट जाऊँ। वाह वाह। इसलिए मैं इस पद पे स्पेशल आया। और रही बात घर से, तो मेरे पिता डॉक्टर विद्या प्रकाश जी समाज की लड़ाई लड़ते रहते थे, क्योंकि अब उनकी मृत्यु हो गई है। उनका छोड़ा हुआ कार्य मैं इस पद पे बैठ के पूरा करना चाहता हूँ, क्योंकि समाज में जो विडंबना है, जो समाज का दर्द है, आज देखें आप, जो श्रम जयते आपका जो कार्यक्रम है, श्रम कौन करता है? सबके जो कार्य हैं वो अपने अपने टाइम के अनुसार शुरू होते हैं, लेकिन एक सफाई कर्मचारी, जो सफाई सैनिक है, उसका कार्य सुबह 6 बजे स्टार्ट हो जाता है। अगर वो अपना सुबह 6 बजे अटेंडेंस करता है तो अपने घर से वो सुबह 5 बजे निकलता है, चाहे सर्दी हो, चाहे बारिश हो, चाहे धूप हो या छाँव हो। उसका दर्द कौन समझेगा? उस दर्द को मेरे दर्द ने, मेरे दिल ने समझा, मेरे दिमाग ने समझा। और इस पद पे अगर मैं अपने समाज के लिए बैठ के कार्य ना कर सका हूँ तो मैं किसी और पद पे किसी के लिए काम नहीं कर सकूँगा। इसलिए मैं इस पद पे आके अपने समाज की आवाज़ को, अपने समाज के दर्द को और उसकी विडंबना को अपने तरीके से और अपनी बुद्धिमत्ता से उस कार्य को सिद्ध करना चाहता हूँ, जो 20 सालों से नहीं हुआ। बहुत अच्छा है ये कि आपने समाज के दर्द को अपना दर्द समझा। लेकिन सुनने में तो ये भी आया कि आप राजनीति में आ गए थे और राजनीति से भी आप व्यथित हो गए थे, दुखी हो गए थे, छोड़ दी, फिर आ गए। मतलब दोबारा आने का क्या तात्पर्य था, वो बताइए आप। देखिए, जब मैं परिवार से, अब मेरे फादर जब राजनीति के थे और उनका पेशा डॉक्टर था, हमारी पढ़ाई लिखाई को करने के लिए उन्होंने उस पेशे को छोड़कर गवर्नमेंट सर्वेंट बने और एमसीडी में उन्होंने ज्वाइन किया। अच्छा। उसके बाद उनके साथ में 13 साल की उम्र से लगा हुआ था और उस 13 साल की उम्र में मैंने अपने समाज को बड़ी करीबी से देखा। समाज बहुत शरीफ है, भोला है, बहादुर है, संख्या में बहुत ज़्यादा है, लेकिन उसकी दिशा जो है उसको दिशाहीन करा जा रहा था। मुझे सरकार के मुखिया ने दिल्ली सरकार में दिल्ली सफाई कर्मचारी आयोग का पद दिया, क्योंकि मैंने खुद रिक्वायर किया था कि मेरे को ये पद दिया जाए ताकि मैं अपने समाज की, जो मेरा परिवार है,
उस परिवार की आवाज़ को कर सकूं। और मुझे अवसर चाहिए था और मैंने अवसर पद पाकर और समाज की आवाज़ को अपनी आवाज़ समझना ठीक समझा। कि आप जो कर्मचारी आपके पास आते हैं अपनी समस्याएं लेकर, आप उनकी समस्याओं के समाधान को बहुत जल्दी से निपटाना चाहते हैं, क्योंकि आपकी शैली कुछ ऐसी लगती है जो अब तक देखा समझा है कि आप एकदम अग्रेसिव हो जाती हैं कि नहीं ये इसका समाधान होना चाहिए भाई। तो ये वो दर्द जो अपने खुद झेला था, नहीं चाहते कि वो दूसरे कर्मचारी को झेले, उसको समाधान हो जाए। देखिए शर्मे जयते इस कार्यक्रम में मैं बताता हूँ आपको कि मैं इतना उत्तेजित क्यों हो जाता हूँ जी। क्योंकि जो हमारा जो सफाई सैनिक है वो सारे जगह धक्के खाने के बाद जब सफाई कर्मचारी आयोग में आता है, कुछ शोषणकर्ता लोग उन्हें ये रास्ता दिखाते ही नहीं, क्योंकि सफाई कर्मचारी आयोग अपने आप में एक बहुत बड़ी ताकत है जी। अब से पहले, और मैं कह रहा हूँ आज तक भी इसकी पावर को आज तक कोई समझ नहीं सका है। आप सबकी बुद्धिमत्ता के अनुसार मुझे इसकी पावर भी पता है और इसकी जो योग्यता है वो भी पता है। जब सफाई सैनिक यहाँ बिल्कुल दुदकारा हुआ, ठुकराया हुआ और दर्द का मारा हुआ जब यहाँ आता है, और उसके बाद भी अगर उसको हम भी यहाँ 3-4 महीने के लिए 6 महीने के लिए धक्के खिलाएं, तो मैं तो ठीक नहीं समझता। इसलिए मैं उत्तेजित होकर और जल्द से जल्द उसकी समस्या का समाधान करना चाहता हूँ। लेकिन फिर भी मैं आपके चैनल के शर्मा जाते हैं बता रहा हूँ, आपको लगेगा क्या कह रहा हूँ, इतनी परेशानियों में मैं उनके लिए काम करता हूँ। आप सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक के लिए निकलते हैं और जो सफाई कर्मचारी से गलत काम कराया या किया जा रहा होता है, आप वहाँ बैठ जाते हैं। देखिए मैंने फिर बताया ना कि शर्मे जयते जो प्रोग्राम है वो सिर्फ इन जो श्रम करता है, परिश्रम करता है, अगर उसका दुरुपयोग होगा तो सफाई कर्मचारी आयोग उसी के लिए खुला हुआ है। फिर वो सुबह हो, शाम हो, दोपहर हो, धूप हो, छाँव हो, सर्दी हो, अगर आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है तो आपका दायित्व, आपका कर्तव्य उस समाज के लिए, उस शोषित वर्ग के लिए आपका पूरा दायित्व बनता है। इसलिए मैं अभी रेलवे ट्रैक पे उतर गया था और 2 किलोमीटर चला, क्योंकि सफाई सैनिकों का काम जो है रेलवे ट्रैक पे करने का नहीं है। अधिकारियों ने पूरा जोर लगाया और मैंने भी पूरा जोर लगाया और अकेले पूरा जोर लगाया और उस काम को बंद करवाया। उससे पहले मैंने जो अपने सफाई सैनिकों से मेट्रो के पिलरों पे और दीवारों पे जो पोस्टर वगैरह लगते थे उनको उतरवाते थे। आपके बुद्धिमत्ता से, आप लोगों के सहयोग के अनुसार मैंने उस कार्य को भी बंद कराया, क्योंकि वो उनके अधिकार क्षेत्र में नहीं आता। ऐसे संडे को उनको बुला के काम कराया जाता था, उनकी एब्सेंट होती थी, उसमें रजिस्टर में सुनना शो हो रहा है कि भाई ये कर्मचारी आज संडे को यहाँ काम कर रहा है। मैंने कहा अगर आप इससे काम करवाते हैं तो इसकी अटेंडेंस लगाएं, इसे प्रूफ करें कि ये आज आपकी जिम्मेवारी पे यहाँ काम कर रहा है, और उससे तेजाब लगवाया जाता था। मैं कहीं गाड़ी अपने किसी कार्यक्रम में जाता, मैंने गाड़ी घुमा ली और सीधा ऑन स्पॉट जाके मैंने उन अधिकारियों को भी फटकार लगाई, उस कर्मचारी को भी फटकार लगाई कि आप क्यों इनके कहने से आ जाते हैं। अगर ये आपको लिखित में कहीं देते हैं कोई जिम्मेवारी तो आप आइए। तो मेरा तो एक कर्तव्य है, मेरा फर्ज है कि जो सफाई सैनिक अपनी अज्ञानता से या एक अशिक्षा से इस बात का शोषण खुद ही करवा रहा है, तो मेरा फर्ज बनता है कि उसका शोषण रोकना और उस चीज़ को बंद कराना। और उन्हें लगा कि दिल्ली सफाई कर्मचारी आयोग में कोई अपना भी बैठा हुआ है। ज़्यादातर ये देखा गया है रविशंकर जी कि कॉरपोरेशन में बिना पैसे की कुछ नहीं होता, ऐसे सुना जाता है, कहा जाता है। तो ये कहाँ तक ठीक है? दूसरी बात, यहाँ पर कोई भी कानून लागू नहीं होता, जैसे कि 240 दिन के बाद पक्का करना आवश्यक है, आपको रिटायरमेंट के बाद उनका टोटल पेमेंट देना चाहिए, उनकी पेंशन रेगुलर मिलनी चाहिए, और जो लोग किसी वजह से मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं तो उनके आश्रितों को करुणामूलक आधार पर नौकरी भी मिलनी चाहिए। लेकिन सब यहाँ नहीं होता, बड़ा टाइम ले जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? उसके लिए आपके क्या विचार है? मेरा विचार भी है और मेरा संघर्ष भी है जी। मैंने कहा कि इस पद के ऊपर बैठ के ये सारे जो, जैसे दर्द भी कह सकते हैं आप, विडम्बना भी कह सकते हैं, इसको एक समस्या भी कह सकते हैं और विकराल समस्या कह सकते हैं। इस विकराल समस्या को हम सबको मिलकर करना पड़ेगा। हमारे कुछ लोग जो है इनके बहकावे में आ जाते हैं, इनको अभी तक हमारे सफाई सैनिकों को यही नहीं पता वो किसके अनधिकृत काम करते हैं, उनका कार्य किसके अंडर आता है। वो कभी किसी के घर चले जाते हैं, कभी किसी के घर चले जाते हैं। मैं आपके शर्मा जयते प्रोग्राम के माध्यम से उन्हें कहना चाहता हूं कि अब वो समय नहीं रहा कि हम एक साथ जो है खड़े ना हो सके। हमें आवाज़ भी उठानी चाहिए, हमें अपने हक अधिकार के लिए लड़ना भी चाहिए, और हमें एक साथ आवाज़ उठानी चाहिए।
अगर हम अलग अलग उठाएंगे आवाज़ तो उसकी आवाज़ का कोई ना तो वजूद रहेगा और ना ही वो पहुंच सकेगी आगे तक। बिल्कुल। दूसरी बात यह है कि ठीक है, आपने बात सच बोली है कि भाई एमसीडी में कुछ कर्मचारी, सभी मैं नहीं कहता, लेकिन कुछ कर्मचारी हैं जो भ्रष्टाचारी हैं, और भ्रष्टाचार का एक ही काल है, वो आपको पता है सफाई कर्मचारी आयोग है उसका काल। और अगर सफाई सैनिक इधर आके अपनी समस्या बताएंगे और सुनाएंगे तो उनका ज़रूर समस्या का हल होगा। और दूसरी बात यह कि जैसे उनका एरियर है या उनका कंपटीशन कर रहा हूँ, उनके लिए मैं बहुत कार्य कर रहा हूँ और जल्दी उनके लिए एक अच्छी खबर आ जाएगी। या मार्च में, ऐसे फरवरी और मार्च के बीच में इसी जगह पे बुला के तीनों कॉर्पोरेशन के अधिकारियों को सीधा निर्देश दिया था कि आप ये लेफ्ट आउट मैटर्स की दीवार को बिल्कुल गिरा दीजिए और टाइम बाउंड कर दीजिए। और उसका नतीजा भी आया। उत्तरी दिल्ली नगर निगम में कम से कम 60% लोग परमानेंट हो चुके हैं और एसडीएमसी में 152 की लिस्ट आई है, उन्हें मैंने टाइम बाउंड कर रखा है 31 तारीख का। और ईडीएमसी में वो बता रहे हैं कि जी वो उमा वर्सेस कर्नाटका, तो उसका भी मेरे पास अब वो समाधान आ गया है। और 20 साल से जो कच्चे कर्मचारी फाइट कर रहे हैं और ज़बरदस्त तरीके से फाइट कर रहे हैं, उनके लिए मैंने ये आवाज़ उठाई थी। तो वो बार बार एक लेफ्ट आउट का मैटर खड़ा कर देते कि जी पहले लेफ्ट आउट क्लियर होएगा फिर ये लोग पक्के होंगे, पहले लेफ्ट आउट क्लियर होएगा फिर ये लोग पक्के। और उन्हें पक्का नहीं करते लेफ्ट आउट को। हाँ जी, वो रोक के रखते थे। वही मैंने फिर जो है ना, जब मुझे 2 महीने का स्वतंत्र रूप से कार्य करने का अवसर मिला तो मैंने वो लेफ्ट आउट का मैटर ही खत्म कर दिया था। मैंने उनको कहा आप टाइम बाउंड करिए इसको, और बहुत जोर दे के, और उनसे रिटर्न में ले लिया था। और रिटर्न में उन्होंने भी मुझे दिया और मेरे नाम से आया कि रविशंकर जी के निर्देश हैं ये, इसलिए इसको फॉलो किया जाए। वो लेफ्ट आउट की दीवार गिर चुकी है। और अभी पिछले ही महीने मैंने अब उत्तरी दिल्ली नगर निगम को एक अपने पत्र के माध्यम से संज्ञान में दिला दिया है कि आप 1/4/1998 से लेकर 2010 तक के लोगों की लिस्ट बनाना और उनकी फाइल बनाना शुरू करें और अपने सारी 6 की 6 जोनों में एक सर्कुलर पास कर दें कि उनकी फाइल और उनका जो भी डॉक्यूमेंट्स है वो सबमिट करना शुरू कर दें। तो मेरी फाइट जारी है। आपने जिस फाइल को चला रखा है वो जल्दी ही उन सफाई कर्मचारियों के लिए तोहफा लेकर आ सकती है। बिल्कुल बिल्कुल। और मैंने बताया ना कि आपका जो ये जो कार्यक्रम है शर्म जयते, ये सिर्फ उन लोगों को जागरूक करने का ही है। और इसमें शर्म जयते मतलब सफाई सैनिकों के लिए नहीं, जो शर्म करता है, जो मजदूर है जी। आपके इस कार्यक्रम के माध्यम से बता रहा हूँ कि मैंने इसी पद पर बैठ के जब 7,000 रुपये इनको टोटल में दिए जाते थे, सॉरी टोटल में 9,000 कुछ थे और 7,000 इन्हें कट के मिलते थे, तब यहीं से बैठ के वो परिश्रम किया था। 2017 में मैं जब आया था तो सरकार, जो वर्तमान सरकार दिल्ली की है, उसने 50% सीधा उनका वेजेस बढ़ाया था मिनिमम वेजेस एक्ट के तहत। अभी मैंने फिर अपने पत्र के माध्यम से सीएम और भारत सरकार को भी भेजा है, एलजी साहब को भी भेजा है, और मुझे भारत सरकार से भी जो है उसका आंसर आया, प्रोवाइड किया उन्होंने कि भाई आपकी जो कार्रवाई है उसे उचित मान रहे हैं। और दिल्ली के वित्त मंत्री की तरफ से भी मुझे लेटर आ गया है कि आपकी जो कार्रवाइयों से जो आपने हमें संज्ञान दिलाया वो उचित ठीक है। मैंने उसमें आवाज़ उठाई समान काम समान वेतन की, और मिनिमम वेजेस एक्ट को लागू किया जाए और उसमें 26,000 रुपये का प्रावधान रखा है कि आप 26,000 रुपये सभी मजदूर की जो 8 घंटे काम करता है उसकी जो है 26,000 रुपये सैलरी कर दी जाए। एक चीज़ और बताइएगा, शायद आप उसको बेहतर समझते हैं, जानते हैं कि किस तरह की समस्याएं आपके सामने आती हैं। कर्मचारियों की क्या समस्या लेकर आते हैं वो? कर्मचारी देखिए उत्पीड़न की समस्या लेके आता है। किस तरह का उत्पीड़न? उत्पीड़न होता है कि जैसे जी मुझे आज ड्यूटी पे नहीं लगाया, या मुझसे ज़्यादा काम कराया, अच्छा, या मैं आज थोड़ा लेट हो गया था तो मुझे एब्सेंट लगा दी गई जी। दूसरा कि जी मेरे जो है सैलरी काट दी गई, मेरा पैसा नहीं मिला अभी। अच्छा। मैं अगर अपने अधिकारी को बोलता हूँ तो वो कहते हैं आप जो है जिला कार्यालय में जाएं, जोन में जाएं। जोन में बाबू बात नहीं करते हैं उनसे, तो बाबू बात करने के भी जैसा आपने कहा कि वो सिस्टम है उसको ख़त्म करना है मैंने जी। आपने देखा होगा कि मैंने जब एक रोड के ऊपर जब 20 सड़क में एक एक्सीडेंट हुआ था, उसके ऊपर मैंने महिलाओं को बीच डिवाइडर पे काम करने के लिए बिल्कुल स्ट्रिक्ट निर्देश दे दिए थे 2018 में ही कि आप महिलाओं को बीच डिवाइडर पे काम नहीं करने देंगे, क्योंकि उनके ऊपर दुपट्टा होता है, मुंह पे बांधना, ये वो देख नहीं पाती हैं गाड़ी आ रही है नहीं आ रही है, और उनके साथ एक आदमी होना चाहिए। तो महिलाएं तो बिल्कुल, ये भी मेरी एक वो थी, परिश्रम था
जो सफल हुआ था, और कुछ जोनों ने उसको सर्कुलर निकाल के महिलाओं को बीच डिवाइडर पर काम करने के लिए रोक दिया गया था। बहुत अच्छी बात है ये। तो इस टाइप की समस्याएं आती हैं और परेशानियां आती हैं, उनको करने के लिए सफाई कर्मचारी आयोग, तब इसका घनत्व, इसकी जनसंख्या बहुत कम थी। जी। आज इसकी जनसंख्या 2 करोड़ को क्रॉस कर गई है और कार्य क्षमता बढ़ गई है क्योंकि कूड़ा ज़्यादा आने लगा है, लोग ज़्यादा बढ़े हैं तो। लेकिन सफाई कर्मचारियों की बीट या उनकी संख्या आपको लगता नहीं है कम है? बढ़ाई जाए और उनको बीट को सेटल किया जाए। जी बिल्कुल बिल्कुल। देखिए ये भी मैंने कहा ना, ये तो कलम ऐसी है, ये कुर्सी ऐसी है जी कि आप उन मजदूरों के लिए बहुत अच्छा काम कर सकते हैं अगर आपकी इच्छा और आत्मशक्ति हो। ये कार्य भी मेरा पिछले साल से चल रहा है। अच्छा। और मैंने अधिकारियों के यहाँ बुला के बोला है कि दिल्ली का क्षेत्रफल अब बढ़ गया है, क्योंकि 1982 में ये सर्कुलर आया था जिसमें एक सफाई कर्मचारी का वर्ग मीटर, स्क्वायर मीटर के हिसाब से क्षेत्रफल दिया गया था। अच्छा। वो 1982 का था। मैंने उसमें पूरा वर्क किया और उन्होंने मुझे समय मांग रखा, अभी 2-2.5 महीने और उन्होंने मांगा है, क्योंकि भारत सरकार से रिलेटिव है, दिल्ली सरकार का काम भी है, भारत सरकार का भी रिलेटिव है, क्योंकि अब दिल्ली की जनसंख्या बढ़ गई है। ये सब मैंने लिखा है उसमें। दिल्ली का क्षेत्रफल बढ़ गया है, पहले जो डबल स्टोरी थी आज वो 4 मंजिल हो गई है, और सफाई कर्मचारी वहाँ एक ही है। तो उस पर देखते हुए, उस कार्य को देखते हुए वहाँ सफाई सैनिकों की जो है संख्या बढ़ानी चाहिए, और उनका क्षेत्रफल जो 60,000 यार्ड्स था, मीटर था, उसको कम करके 3,000 मीटर होना चाहिए। तो शायद 3,000 मीटर तो हो चुका है। अच्छा। अब बाकी रही कि सफाई सैनिकों की संख्या बढ़ाना, वो बिल्कुल जायज़ है, और संख्या मैं तब बढ़ने दूंगा जब ये 30,000 आदमी जो कच्चा है, जो 20 साल से कच्चा पड़ा हुआ है, पहले ये परमानेंट हो जाए, उसके बाद कोई रिक्वायर होगी तो हम फिर नई भर्ती भी करवाएंगे। शिक्षा पर आपका क्या विचार है? क्योंकि समाज में शिक्षा का स्तर बहुत गिरा हुआ है, इसको कैसे बढ़ाया जाए, तभी हमारी समस्याएं भी समाधान की तरफ बढ़ सकती हैं। जी, शिक्षा का तो ये है कि बाबा साहब ने तो बोला ही है कि शिक्षा उस शेरनी का दूध है जो पिएगा वो धाड़ेगा। जी। तो ये बिल्कुल सही बात है। आपको शिक्षा, आप एक टाइम का खाना ना खाकर बच्चों को पढ़ाई पे पूरा उन पे खर्च करें, ताकि बच्चे जो हैं आने वाले समय में, भविष्य में इस दबे कुचले समाज की आवाज़ बन सकें, इस दबे कुचले समाज का जो है विचार, एक जो है दिशा दिखाने में, उनका मार्गदर्शन में कार्य कर सकें। और इस शोषण समाज का, जो लोग इसका शोषण करते हैं, जो इनका जो है दर्द समझते नहीं है, उनके लिए वो मार्ग दिशा और एक दिशा निर्देशक कार्य सके। इसलिए शिक्षा बहुत ज़रूरी है। और जो इसका हमारे जो समाज का और संपूर्ण समाज का जो भी वर्ग है, उसमें शिक्षा से आने वाला जो बच्चा है वो आगे हमारे भविष्य को आगे बढ़ाएगा और उसे अपनी नई दिशा दिखाएगा और नई मार्गदर्शन करेगा। तो शिक्षा बहुत ज़रूरी है। अच्छा, एक बात और है, कोरोना जो कि वैश्विक बीमारी थी जी, और सफाई कर्मचारियों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया, लेकिन उनके साथ न्याय नहीं हुआ। अन्य विभागों की अपेक्षा वो नहीं प्राप्त हो पा रहा उन्हें जो होना चाहिए था। सफाई सैनिक की एक ऐसा सैनिक है जो 0 लेवल पे काम कर रहा था, और कोरोना काल हो चाहे कोई सा भी काल हो, वो अपनी जो है वचनबद्धता से और अपनी कार्य उससे शैली से पीछे नहीं हटा, चाहे उसे प्रशासन की ओर से कोई सुविधा उपलब्ध हुई या न हुई, लेकिन उसने अपना कार्य उसी तरीके से किया जिस तरीके से एक सेवा होती है, एक भावना होती है कि भाई मेरे देश के नागरिक और मेरी राज्य के नागरिक स्वच्छ व सुंदर और स्वस्थ रह सकें। लेकिन सैलरी क्यों नहीं मिल रही लोगों को? देखिए, अच्छी बात बोली है आपने, और आपके कार्यक्रम के माध्यम से मैं बता देता हूँ कि देखिए, केंद्र सरकार की ओर से जो भी बजट आता है वो दिल्ली सरकार को आता है, और दिल्ली सरकार जो है वो नगर निगम को देती है। जो समय सीमा और जो बजट निर्धारित है वो देना ही देना है, चाहे वो 3 किस्तों में हो चाहे वो 2 किस्तों में हो। लेकिन क्या है कि बाद में जो नगर निगम है, नगर निगम वो कैसे उसको प्रस्तुत करती है और कैसे उसको जो है डिवाइड करती है अपने विभागों के अनुसार, वो उसका स्पष्टीकरण जो है दिल्ली सरकार को नहीं देती। आपने देखा होगा कि केंद्र सरकार ने आज तक दिल्ली सरकार के ऊपर ये बात नहीं बोली है कि हमने आपको इतना बजट दिया तो ये बजट कहाँ गया, क्योंकि हम उन्हें अपना प्रस्तुतिकरण स्पष्टीकरण कर दे देते हैं। सिर्फ अगर कोई गड़बड़ी कर रहा है तो वो निगम प्रशासन है, वो नहीं बताते कि कर्मचारियों का पैसा जो आया वो कहाँ गया। क्या किसी ठेकेदार का पैसा रुका हुआ है या किसी अधिकारी का पैसा रुका हुआ है? केवल और केवल
एमसीडी के जो 4th क्लास कर्मचारी हैं, जो टीचर्स हैं, जो स्वास्थ्य कर्मी हैं, इनके पैसे रुक रहे हैं। जो 4th क्लास में आते हैं और जो टीचर्स लेवल पे आते हैं, इनके पैसे, बाकी किसी के पैसे नहीं रुकते हैं, क्योंकि पैसा तो आता है। और दिल्ली की वर्तमान सरकार एक ऐसी सरकार हुई है जिसने पिछली सरकारों के मुताबिक बजट 3 गुना दिया है, और अब तीनों कॉरपोरेशन को अलग अलग बजट जा रहा है। 2019 की अगर बात करें तो उत्तरी दिल्ली नगर निगमों को 1305 करोड़ रुपए का बजट आया। ईडीएमसी के अंदर भी इसी तरीके का बजट गया 600 कुछ करोड़ रुपए का, और एसडीएमसी में भी इसी। तो ये इस बजट को अगर मिलाया जाए तो आप देखिए ये सरकार बजट कितना दे रही है, जबकि कर्मचारियों की डेथ भी होती है, कर्मचारी रिटायर भी होते हैं, भर्ती तो कोई नहीं हुई। सभी विभागों में, एमसीडी के सभी विभागों में किसी प्रकार की कोई नई भर्ती नहीं है, लेकिन डेथ और रिटायरमेंट आज भी चल रही है, पहले भी थी। अगर मान लीजिए, सपोज करिए, अगर पूरे एमसीडी विभाग के अंदर 1 लाख कर्मचारी काम करता है, तो उसमें जो है 30,000 कर्मचारी रिटायर और डेथ हो चुकी है अब तक 5-6 सालों में। तो बजट जो है वो 1 लाख के हिसाब से ही आ रहा है। कर्मचारी तो 70,000 रहेंगे, 30,000 कर्मचारियों का बजट ऑलरेडी फालतू आ रहा है, उसका हिसाब कौन देगा? ये हमें समझना है। और श्रवण जयते के अंदर इस कार्यक्रम का मैं इसलिए खुलासा कर रहा हूँ क्योंकि आपका ये कार्यक्रम सारा भारत देखेगा, सारा विश्व देखेगा, और सभी लोग वो भी देखेंगे जिनके लिए ये कार्यक्रम बनाया गया है। तो शोषणकर्ता और हमारा जो गुमराह करने वाला है वो स्पष्ट दिखाई देता है कि वो कौन है। अगर वो टाइम से पक्का होगा तो उसकी क्षमताएं बढ़ेंगी, वो अपने बच्चों को पढ़ा सकता है, लिखा सकता है, आगे बढ़ सकता है, तो दूसरी कार्य कर सकता है वो। लेकिन हो सकता है कि ये भी एक पहलू रहा हो कि इन्हें आर्थिक रूप से कमज़ोर करते जाओ, और जिससे कि ये लोग उतनी उन्नति या उतनी बात जो कह पाते हैं वो ना कहें। जी। अब अंतिम में मैं आपसे एक अंतिम सवाल पूछना चाहूँगा। अंत में, अगर हम पिछले 5,000 वर्षों का इतिहास भूल जाएं रविशंकर जी, पिछले 5,000 वर्षों में हमारे साथ जो भी हुआ है वो अनदेखा नहीं किया जा सकता। हम लोगों को दबाया गया, कुचला गया, शोषण किया गया, अत्याचार किए गए, चाहे वो राजनीतिक स्तर पर हो, धार्मिक स्तर पर हो, सामाजिक स्तर पर हो, कहीं भी हो, हमें दबा कुचला पूरी तरीके से इन लोगों ने नेस्तनाबूद करने की कोशिश की और हमारे विचारों को पूरी तरीके से दबाने की कोशिश की। लेकिन हमें दुख है तो इस बात का है कि आज़ादी के 74 वर्षों के पश्चात भी जहां बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी का कानून, संविधान लागू होता है, उसके पश्चात भी हमें वो स्थान प्राप्त नहीं हो पा रहा है, बल्कि हम यूँ कहें कि हम एक स्थान नीचे चले गए। जी बिल्कुल। तो वो राजनीतिक, वो धार्मिक, वो सामाजिक, वो शिक्षित, हम उस स्थान को प्राप्त क्यों नहीं कर पा रहे, ये हमें थोड़ा सा स्पष्ट कर कीजिए। जब बाबा साहब ने इस विडंबना को खत्म करना चाहा तो बाबा साहब ने भारत के आधुनिक भारत का निर्माण किया, और आधुनिक भारत में संविधान एक ऐसा ग्रंथ दिया जिसमें भारत के हर उस नागरिक को इस देश की विचारधारा से जोड़ने का कार्य किया। बाबा साहब के दिए हुए संविधान की वजह से असेंबली में पहुंचते हैं, किसी स्टेट असेंबली में, और बाबा साहब के संविधान की बदौलत ही आपका बच्चा ये रविशंकर इस पद पे बैठा हुआ है। तो केवल और केवल अपनी मानसिकता को, अपनी बुद्धिमत्ता को और अपने कार्य क्षेत्र को और कार्यशैली को संविधान में देख के अगर कार्य करें तो कोई वर्ग ऐसा नहीं है जो अब बाबा साहब के संविधान के हक और अधिकार से वंचित रह जाए। दिल्ली सफाई कर्मचारी आयोग के सदस्य श्री रविशंकर जी, जिन्होंने हमारे सवालों की बड़ी बेबाकी से जवाब दिए और समाज को ये समझाने बताने का प्रयास किया कि यदि हम अपने आप को स्वावलंबित बनाना चाहते हैं, आगे बढ़ाना चाहते हैं, उन्नति और विकास की ओर ले जाना चाहते हैं, तो हमें शिक्षा एक उत्तम माध्यम है, संगठन है, और उस संगठन के साथ साथ हमारी विचारधारा का प्रदर्पण है। इन्होंने एक बात को शायद 2-3 बार दोहराया कि शिक्षा शेरनी का वो दूध है जो पिएगा वो दहाड़ेगा, जो कि बाबा साहब के बहुत ही उत्तम वचनों में, शब्दों में इसका व्याख्यान किया गया है। और ये दलित समाज के लिए, मूल निवासी समाज के लिए, शोषित समाज के लिए ये एक मूल मंत्र है। जी हाँ, इस कड़ी में श्री रविशंकर जी के विचार
हमने सुने और हम उम्मीद करते हैं कि आने वाली कड़ी में फिर हम ऐसे ही एक ओजस्वी वाणी के श्रोता से आपकी मुलाकात कराएंगे जो कि श्रम में जयते के अचीवर्स होंगे। हमारा लक्ष्य हिंदुस्तान के उन अचीवर्स को लेना है जिन्होंने देश समाज के लिए अचीव किया है, कुछ दिया है, आगे बढ़ाया है। श्रम में जयते।